अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, जो भी सियासी हुकूमत आती है पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार, उसकी जानिब से एक नारा लगाया जाता है एहतसाब का, करप्शन के खात्मे का, अवामी खुशहाली का और अवामी टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे इसी मौजू पर कि क्या करप्शन के खात्मे के हवाले से हुकूमतों की जानिब से जो दावे किए जाते हैं वो पूरे होते हैं। क्या सियासी जमातों की हुकूमतों के खात्मे के बाद नई सियासी जमात जब बरसरे इक़्तिदार आती है तो क्या ये करप्शन खत्म हो जाती है या पुराने केसेस बंद हो जाते हैं, नए केसेस खुल जाते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो एहतसाबी इदारे हैं उनके जिम्मेदारान से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि करप्शन के खात्मे के हवाले से हकीकी मानों में क्या इक़दाम किए गए हैं। हम बात करेंगे कानूनी माहिरीन से भी और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कवानीन के बारे में क्या कहते हैं, चाहे वो कौमी एहतसाब ब्यूरो हो, चाहे वो FIA हो, चाहे वो एंटी करप्शन हो, चाहे वो पुलिस हो। और इसके साथ साथ हम आम लोगों से भी बात करेंगे, हम पब्लिक से भी बात करेंगे और पब्लिक की आवाज़ आप तक पहुंचाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या लोगों का करप्शन के खात्मे, एहतसाब, जो बिला इम्तियाज़ एहतसाब का नारा लगाया जाता है उसके हवाले से मुकम्मल तौर पर ईमान रखते हैं आम लोग। क्या लोग इत्मीनान का इजहार करते हैं करप्शन के खात्मे के हुकूमती दावों पर। इस तमाम पर बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। नाज़रीन, एहतसाब वो लफ्ज़ है जो किसी भी करप्शन करने वाले की पकड़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एहतसाब होगा तभी अवाम जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न होंगे और मुल्क भी तरक्की करेगा। साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी नैब लाहौर और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब चौधरी खलीकुज़्ज़मान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। नैब लाहौर की उन्होंने बड़े अरसे तक लीगल टीम की सरबराही की और बड़े हाई प्रोफाइल केसेस जो है उन्होंने उनमें पैरवी की और बहुत हाई प्रोफाइल जो मुल्ज़मान थे नैब के, जिनमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म से लेकर सरकारी मुलाज़मीन तक शामिल हैं, उनकी ज़मानतें भी मुस्तरद करवाएं। उनसे बात करते हैं। चौधरी खलीकुज़्ज़मान साहब, आप ये बता दीजिएगा एहतसाब कितना ज़रूरी होता है किसी भी मुल्क के लिए और एक मुल्क की तरक्की के लिए एहतसाब कितना ज़रूरी समझते हैं आप? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि एहतसाब क्या है। एहतसाब ये है कि जो भी बंदा गलत काम करे, जो भी, उसको अकाउंटेबल होना चाहिए कि उसने गलती जो की है उसका उसे खमियाजा भुगतना चाहिए। अब देखना यह है कि एहतसाब की कुछ इसकी किस्में हैं। कुछ तो एहतसाब बड़े लोगों का होता है, कुछ आम शहरियों का होता है और कुछ पब्लिक ऑफिस होल्डर जो होते हैं उनका एहतसाब होता है। देखना यह है कि मसलन हमारा एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बना था जिसे नैब कहते हैं और फ़याम में, उसका एक कानून था। उसमें यह था कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है उसको अगर उसके असास से उसकी जो उसने बनाए है और अगर वो उन्हें जस्टिफाई ना कर सके तो वो एक जुर्म है। नैब ने सिर्फ ये बताना होता था कि ये शख्स है, ये पब्लिक ऑफिस होल्डर है, या ये MNA है, ये MP है, ये मिनिस्टर है, या ये प्राइम मिनिस्टर है, या ये उन्होंने ये चीज़ें उनके पास हैं, ये कोठियाँ हैं, ये बंगले हैं, ये कारें हैं, ये फैक्ट्री हैं। और अगर उनको ये बताया जाए कि आपके पास ये चीज़ है, प्लीज़ आप बताइए कि आपने ये दौलत कहाँ से आपके पास आई जिससे आपने ये इदारे ख़रीदे या आप इनकी मलकियत आपने हासिल की। अगर वो ये साबित नहीं कर सकता तो फिर ये एक जुर्म है और उसे सज़ा मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो एहतसाब का एक कॉन्सेप्ट यह है, और जिस मुल्क में एहतसाब ना हो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एहतसाब अज़ हद ज़रूरी है, क्योंकि एहतसाब ना होगा तो मुआशरा स्मूथली जो सोसाइटी के असूल है, जो ज़वाबत है, उनके मुताबिक ये काम नहीं करेगा और मुल्क में अबतरी फैलेगी। इसमें इमारत गुरबत आपस में टकराएगी और लोग ज़्यादा गरीब होंगे, चूँकि उनके राइट्स प्रोटेक्ट नहीं होंगे। अमीर आदमी अपनी दौलत के सारे आगे बढ़ते जाएंगे और गरीब आदमी का और एहतसाब होगा और इस्तेसाल होगा। इसीलिए ये एहतसाब का इदारा बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत शुक्रिया। अब ये भी बता दीजिएगा, हम देखते हैं कि जितने भी एहतसाबी इदारे हैं, चाहे वो कौमी एहतसाब ब्यूरो हो, FIA हो, पुलिस हो, इनमें जो तैनातियाँ होती हैं, एक सियासी जमात की हुकूमत आती है, तैनातियाँ कर दी जाती हैं अपनी मर्ज़ी की, या किसी भी वजह से उस सियासी जमात की हुकूमत जाती है, मुखालिफ सियासी जमात जब बरसरे इक़्तिदार आती है तो फिर एकदम वो जो तमाम तर लोग थे जो कि साबिक सियासी जमात के साथ जो है मिलकर काम कर रहे थे, उनको हटा दिया जाता है, नए लोग आ जाते हैं और वो लोग जो कि पहले हुकूमत में थे उनके खिलाफ जो है
केसेस खुल जाते हैं, पुराने लोगों के खिलाफ केसेस बंद होना शुरू हो जाते हैं, ऐसा इंप्रेशन है अवाम में। तो आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है ये तमाम तर जो एहतसाबी इदारे हैं उनमें तैनातियाँ गैर सियासी हों, खुद मुख्तार हों? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एहतसाब के दायरे में लोग वही होने चाहिए जिनका मादी बेदाग हो। अगर किसी शख्स का मादी दागदार है तो उसे इस जैसे इदारे में बिठा देना वो ऐसे ही है जैसे खरबूजों की रखवाली पे किसी गिदड़ को या किसी और शख्स को बिठा दिया जाए। इसलिए इदारों में जब तैनाती होती है तो सबसे पहले ये देखनी चाहिए कि ये बंदा क्या है, इसका डीएनए क्या है, ये मादी में क्या करता रहा है, इसकी क्या अचीवमेंट्स है, क्या इस पर कभी कोई इल्ज़ाम लगा है, अगर इल्ज़ाम लगा तो किस नौइयत का था। अगर तो मादी साफ सुथरा शफाफ है तो फिर उसकी तैनाती होनी चाहिए। चौधरी खलीकुज़मान साहब, आप नैब लाहौर की उस टीम में शामिल थे जिसने बहुत हाई प्रोफाइल केसेस जो है उन पर इन्वेस्टिगेशंस की, इंक्वायरीज आई आपके सामने, आपने रेफरेंसेस दायर किए और उसमें हम देखते हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ साहब की जो साहबजादी हैं, साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक, फ़ुआद हसन फ़ुआद, आचिमा, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रही नैब लाहौर हमने देखा। लेकिन आज हम देखते हैं वो तमाम तर केसेस मौजूद नहीं हैं, वापस हो गए। क्या वजूहात बनी? और जब ये तमाम तर केसेस, इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस आप नैब लाहौर में कर रहे थे, उस वक्त क्या हालात थे, क्या क्या प्रेशर थे आप पर? देखिए, सबसे बड़ा तो केस था जो कि सुप्रीम कोर्ट जिसे पनामा केस कहते हैं, वो साबका जो प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ साहब, उनका और उनकी बेटी और उनके खिलाफ था। वो चूँकि बरतानिया में उनकी कुछ जायदादें थी, उनसे पूछा गया कि इसकी एक्सप्लेनेशन दें, उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि ये रकम यहाँ से शिफ्ट होकर कैसे गई। देखें ना, बाहर जब कोई चीज़ को ख़रीदता है तो पैसे देने पर उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। वो कीमत क्या उन्होंने वहाँ मेहनत की या पाकिस्तान से गई या किसी और मुल्क से प्रॉपर्टी गई, तो वो मेरे ख्याल में आज तक नहीं बता सके कि उन्होंने वो दौलत कैसे शिफ्ट की बरतानिया में जिनसे वो महल्लात खरीदे गए। तो मेरी नाक़िस राय में, चूँकि मैंने ही उसे वो रेफरेंस की तैयारी के वक्त वहाँ मौजूद था, यही वजह है कि अभी तक उन्हें कन्विक्शन भी हुई। अब वो चूँकि टेक्निकलिटीज़ होती हैं, फिर अदालतों में मामला जाते हैं, फिर मुखला साहबान आते हैं और फिर जब तफ्तीश होती है उस वक्त हम शहादतें इकट्ठी करते हैं। बाद में वक्त के साथ साथ जब ये हुकूमतों में या इस किस्म के दारों में तब्दीलियाँ आती हैं तो फिर गवाह भी थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से अदालतों को इंसाफ करने में तकलीफ़ होती है। और वो इंसाफ जो कि एक तवक्को की जा सकती है कि वो विजिबल हो और जो ज़ालिम आदमी है उसके जुल्म को ख़त्म किया जाए, वो थोड़ी सी उसमें कमी हो जाती है। चौधरी खलीकुज़मान साहब, आपने ये बड़ा तफसील में बताया नैब लाहौर की 2018 में जो कि करप्शन के ख़ात्मे के हवाले से जो उस वक्त हुकूमत थी उसका भी ये नारा था। लेकिन आज हम देखते हैं कि इस तरह की कोई भी बात हमें नज़र नहीं आती। ये रेफरेंसेस जो हैं बंद हो गए, रेफरेंसेस जो है वो वापस हो गए, बहुत से मुल्ज़मान बरी हो गए। वजूहात क्या बनी इसकी? मेरे ख्याल में हाथ चीमे का केस, अगर मेरी यादाश्त सही है, चूँकि मैं पिछले दिनों में मैं अखबार में या टीवी में कहीं देख रहा था कि उन्होंने एक अपनी बरीयत की दरख्वास्त दी थी, वो दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी है चूँकि उसमें सीरियस इल्ज़ामात हैं। अभी भी उनका मसला चल रहा है। जहाँ तक फवाद का तल्लक है, उनकी को एक प्लाजा था इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, तो उसकी काफ़ी मालियत थी, 8.5 अरब रुपये। तो जब उनसे ये पूछा गया कि प्लीज़ बताएं आपने ये दौलत कैसे ली, उन्होंने कहा मैंने कर्जा लिया, मैंने वो किया। हमारी तफ्तीश के मुताबिक जो उस वक़्त मेरे पास पेश की गई, जिसका मैंने चालान आगे दाखिल करना था, तो वो साबित नहीं कर सकते। बाद में तो चूँकि कानून ही बदल दिया गया, अब चूँकि कानून की तब्दीली की वजह से वो सारे मायार जो पहले कानून में थे उनको तब्दील किया गया, इसलिए उनकी रिहाई मुमकिन हो सकी मेरी नाक़िस राय के मुताबिक। तो आप क्या समझते हैं वजह क्या थी जिसकी वजह से ये रेफरेंसेस वापस हो गए या बंद हो गए या लोग बरी हुए? इन वजूहात के बारे में बताएं, क्योंकि लोगों ने बड़ी आसें और उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी हुकूमत से और ये एहतसाबी इदारों से कि अब ये तमाम तर जो करप्ट लोग हैं, अगर वो करप्ट हैं तो उनको करारवा की सजा मिलेगी और अवाम का पैसा लूटने वाले जो हैं वो सुराखों के पीछे होंगे। वापस क्यों हो गए ये तमाम तर रेफरेंसेस? कानून में तब्दीलियाँ होती रहती हैं और माशरे तभी चलते हैं अगर कानून तब्दील किया जाए, क्योंकि ज़रूरियात के तहत माशरती अक़दार को मद्देनज़र रखते हुए कवानीन में तब्दीलियाँ होनी चाहिए, तभी सोसाइटीज़ जो है ये तरक्की करती है। लेकिन कानून जो बनाने वाले हैं उनकी नीयत साफ़ होनी चाहिए और उन्हें ये पता होना चाहिए ये मुल्क चलना है और इस मुल्क को चलाने के लिए हदूद व क़यूद मुकर्रर की जानी चाहिए जो कि नेक नीति में मबनी हो। जब कुछ पर्सनल एजेंडा हो या इस किस्म की चीज़ें हों, उसके मुताबिक कानून में या सर रात को उसकी बेसिक सी तब्दील कर दी जाए। यही वजह है कि मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है कि क्या ये नैब में जो मुकदमात के साथ हशर हुआ है ये सही है या गलत है। अभी तक एपेक्स कोर्ट, सबसे बड़ी जो कोर्ट है,
वो उन पे लोगों का मौक़िफ़ सुन रही है। आप ये भी बता दीजिएगा चौधरी खलीकुज़्ज़मान साहब कि कवानीन हम देखते हैं बड़े ही मौसर होते हैं और एक कानून बनाने के लिए बहुत से जो बड़े पुरमग़ज़ लोग होते हैं वो सर जोड़ते हैं। क्या इन पर अमल दरामद बेहतर तरीके से नहीं किया जाता? क्या ये जो तफ्तीशी या एहतसाबी इदारे हैं उनके तफ्तीशी अफसरान अपने फ़राइज़ मनसबी बेहतर तरीके से सर अंजाम नहीं देते? कवानीन पर अमल दरामद के हवाले से आप क्या कहते हैं? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बड़ा अच्छा सवाल है ये। कानून बनते हैं, अमल दरामद इंसानों ने करना होता है। कानून भी वैसे इंसान ही बनाते हैं। अमल दरामद के वक्त करने के लिए एक फैक्टर नहीं होता। कुछ तफ्तीशी एजेंसियाँ होती हैं, कुछ उनमें कमी होती है, उनकी ट्रेनिंग नहीं होती, उनके पास वसाइल नहीं होते, और कुछ फिर जब हम कोर्ट्स में जाते हैं जिन्होंने प्रोसिक्यूट करना होता है जाके, उनमें भी कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं। क्योंकि वो लोग जो ताकतवर लोग होते हैं उनके पास वसाइल होते हैं, वो अपनी मर्जी के बड़े बड़े बुकला सामान पेश करते हैं, और उसके बरक्स जो एक प्रोसिक्यूटर होता है उसकी 1.5-2 लाख या 2.5 लाख सैलरी होती है, वो उनका इस तरह तेज़ी से मुकाबला नहीं कर सकता जिस तरह कि उसे करना चाहिए। चौधरी खलीकुज़्ज़मान साहब आप ये भी बता दीजिएगा, हम देखते हैं कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा 2018 के बाद, और जैसे अभी हमने जिक्र किया और आपने भी तफसील से ये फरमाया है कि क्या बड़े हाई प्रोफाइल केसेस थे नैब लाहौर में, तो हमने ये भी देखा कि जो तफ्तीशी अफसरान होते हैं एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नैब का तफ्तीश कर रहा है, बहुत से प्रेशर्स होते हैं उन पर, तो ये क्या तरमीम बहुत ज़रूरी थी? क्योंकि हम देखते हैं कि साल हर साल की मेहनत होती है तफ्तीशी इदारों की और वसाइल होते हैं अवाम के, तो वजूहात क्या होती हैं? क्या ये तरमीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी जिनकी वजह से नैब रेफरेंसेस वापस हो गए? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि जो इन्वेस्टिगेशंस ऑफिसर्स हैं उनकी वो मेहनत तो करते हैं, ठीक है, वो परफेक्ट भी होती हैं, बाद मामलात में कुछ कोताहियाँ और लैप्सेस भी होते हैं उनकी। कुछ ये है कि बाद औक़ात लोग इतने क्रुक होते हैं, क्योंकि ये वाइट कॉलर क्राइम होता है। वाइट कॉलर क्राइम में कोई बंदा फ़ोटो नहीं बनवाता जब वो पैसे ले रहा होता है, वो उस वक्त रसीद नहीं देता जब वो कौमी ख़जाने को लूटता है या किसी से रिश्वत लेके कोई नाजायज़ काम करता है। तो ये सारे चीज़ें वाइट कॉलर क्राइम की यही खूबी है कि आहिस्ता आहिस्ता डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना पड़ता है, और कानून यह है कि एक लिंक से दूसरा लिंक, दूसरे से तीसरा, और ये आगे चलता जाएगा जब तक कि अदालत उसको सजा न दे दे। जब भी किसी लिंक में एक मामूली सी भी कमी आएगी या डेफिशिएंसी रह जाएगी तो अदालत उसको शक का फ़ायदा देते हुए बरी करार देती है। जहाँ तक कानून साजी का तल्लुक़ है, कानून कभी भी स्पेसिफिक मकासद के लिए नहीं बनाना चाहिए, पब्लिक गुड के लिए कवानीन बनते हैं। और अगर कानून बनाते वक्त ये नज़रिया हो कि हमने पब्लिक गुड को मद्देनज़र रखना है ताकि अवामुन्नास का फ़ायदा हो, तो फिर मैं यकीन है मुझे कि कानून साजी भी अच्छी होगी और उसके नताइज भी बेहतरीन निकलेंगे। चौधरी खलीकुज़्ज़मान साहब आप ये भी बता दीजिएगा कि अवाम उन्होंने देखा कि बहुत हाई प्रोफाइल केसेस चल रहे हैं, बहुत से लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, जिस्मानी रिमांड लिया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, रेफरेंसेस दायर हो रहे हैं, लोग अदालतों में पेश हो रहे हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि तमाम तर लोग बरी हो गए और अभी ये सिलसिला चल पड़ा उल्टा, ये उल्टी गिनती चल पड़ी। वो तमाम तर लोग जो कि रेफरेंसेस दायर करे थे उस वक्त अपने मुखालफिन के खिलाफ 2018 के बाद, और आज वो तमाम तर अफराद जो है इनके खिलाफ नैब में केसेस खुल गए। तो क्या ये अवाम का वक्त नहीं ज़ाया किया जाता? अवाम के वसाइल का ज़िया नहीं है? इदारों का इस तरह से तमाम तर जो है मुख्तलिफ सियासी शख्सियात के हाथों मुबैना तौर पर इस्तेमाल होना, क्या ये अवाम का वक्त और वसाइल और उनकी एनर्जी नहीं ज़ाया की जाती? आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, वक्त भी ज़ाया होता है अवाम का और अवाम के वसाइल भी होते हैं, क्योंकि अवाम पहले गरीब है, उन पर टैक्सेज हो रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। जहाँ एक पेट्रोल 10 रुपये का मिलता था आज वो 20 का हो गया है, जहाँ रोटी पहले 5 रुपये की मिलती थी आज 25 रुपये की हो गई है। तो इनडायरेक्टली अवाम ही मुतासर होते हैं, चूँकि वसाइल अवाम के हैं। कोई वसाइल हुकूमत कहाँ से लाती है? लोग पर टैक्सेस लगते हैं, वो टैक्सेस की शक्ल में आवाम अपने अखराजात करती है। और अगर इदारे सही अखराजात करें और एक टारगेट हो कि हमने ये रिश्वत ख़त्म करनी है, ये बदयांती ख़त्म करनी है, या ये जो जुल्म व सितम हो रहा है इस मुल्क में, गरीब का इस्तेसाल हो रहा है, इसको कानून के शिकंजे में लाना है और नेक नीति हो, जब इरादे मुसम्मम हों तो तभी रिजल्ट्स मुस्बत होते हैं। इसमें ज़रूर नुकसान हुआ, लेकिन देखना यह है कि ये जो तब्दीलियाँ भाई है, जो इन्होंने लॉ को अमेंड किया, ये मखसूस लोगों ने इस कानून को अमेंड किया जो कि जिन पर एहतसाब के इल्ज़ामात थे। इसलिए ये तब्दीलियाँ उन्होंने ख़ास मकासद के लिए की ताकि उनको फ़ायदा पहुँचे, और वो फ़ायदा पहुँच भी रहा है। क्योंकि जब एक कानून की आप नेचर ही तब्दील कर देंगे तो अदालत ने कानून पर अमल करना है, वकील ने कानून को मद्देनज़र रखते हुए अपना मौक़िफ़ पेश करना है। ये वजह है सारे इस जो लोग महसूस कर रहे हैं कि ये वक्त ज़ाया हुआ है।
बहुत शुक्रिया खलीकुज़्ज़मान साहब, आप ये भी बता दीजिएगा, आपने जैसे अभी बताया कि बहुत हाई प्रोफाइल केसेस आए, लोग पकड़े गए, फिर कवानीन में तरामीम हुई, वो तमाम तो लोग जो है वो बरी भी हो गए, उनके खिलाफ रेफरेंसेस बंद हुए, रेफरेंसेस वापस चले गए। अवाम किसका जाकर गिरेबान पकड़े? अवाम अपने वसाइल, अपने टैक्स की चोरी के हवाले से फिर किसको जाके इसकी जवाबदेही करें? अवाम पूछते हैं इसके बारे में बताइए कि अवाम के पास फिर क्या उनके ये तमाम तर मसाइल का मुदावा होगा? अब जो फरमा रहे हैं, अवाम ना तो गला पकड़ सकती है, ना ही महज़ब माशरे में पकड़ना चाहिए। इसीलिए एक इंतखाब का कॉन्सेप्ट होता है कि 5 साल के बाद आवाम को ये मौका मिलता है कि वो महसूस करते रहें, 5 साल में देखें, क्रिटिकली एनालाइज करें कि क्या जो हुकूमत है ये कानून के मुताबिक लोगों की फलाह और उनकी बेहतरी के लिए काम कर रही है, तो उसे दोबारा वोट दे दें। और अगर वो ये समझे कि ये कानून, ज़ाब्ते, अखलाकियात और सिर्फ के मुताबिक काम नहीं करे, बल्कि अपनी ज़रूरियात को या अपने मन को राज़ी करने के लिए हुकूमत कर रहे हैं, तो फिर उन्हें वो मुस्तरद कर दें। और इसका सिर्फ वाहिद तरीका इन तमाम जमहूरी माशरे में अवाम ही होते हैं, और अवाम अपनी राय का इज़हार वोट से करते हैं। अगर वो गले से पकड़ेंगे तो फिर अबतरी फैलेगी। जिस मुल्क में अबतरी हो वहाँ माशरे चलते नहीं हैं, गुर्बत और बढ़ती है। मेरी नाक़िस राय में है जी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे साबिक DPGA नैब लाहौर और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब चौधरी खलीकुज़्ज़मान साहब। उनका ये कहना था कि एहतसाब किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी और इंतहाई अहम होता है। उनका ये भी कहना था कि नैब लाहौर में उन्होंने हाई प्रोफाइल केसेस जो है उन पर इन्वेस्टिगेशंस की, इंक्वायरीज़ की, रेफरेंसेस दायर किए, अरेस्ट किया, जिस्मानी रिमांड लेकर तफ्तीशी रिपोर्टें जो बड़ी तफसील से मुरतब की गई, और उन्होंने अदालत उज़्मा तक से जो है वो तमाम तर मुल्ज़मान की ज़मानतें मनसूख करवाईं। नाज़रीन, उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि नैब या एहतसाबी कवानीन में तरामीम कभी भी उन लोगों को नहीं करनी चाहिए जिनके खिलाफ खुद रेफरेंसेस हों, ताकि आवाम को इसके बारे में ये शाइबा ना हो कि ये तमाम तर तरामीम के बेनिफिशरीज वही लोग हैं जिनके खिलाफ केसेस थे, ये तरामीम की वजह से रिलीफ मिला उनको। और उनका ये भी कहना था कि तमाम तर जो इदारे हैं उनमें तैनातियाँ जो है वो गैर सियासी होनी चाहिए। किसी भी ऐसे शख्स को तैनात किया जाना चाहिए, चाहे वो नैब हो, कौमी एहतसाब ब्यूरो, चाहे वो FIU हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब हो या दीगर सूबों के जो है एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट्स हों। ऐसे अफराद को तैनात करना चाहिए जिनके जो माजी हैं वो बेदाग हों। इसी सूरत में जो है वो बेहतर तरीके से करप्ट जो अनासिर हैं उनको करारवाई की सज़ा दी जा सकती है। और अवाम के बारे में इन्होंने कहा है कि अवाम किसी का गिरेबान ना पकड़े। अवाम के पास एक वाहिद सबसे ताकतवर चीज़ होती है वोट। वो वोट का हक इस्तेमाल करें, और उन तमाम तर लोग जिन पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनके बारे में उनको ये है कि ये करप्शन करते रहे, टैक्स चोरी करते रहे, उनको वोट ना दें। और जिन लोगों के बारे में उनका ये ईमान है कि वो वाकई अवामी फलाह को अपने सामने रखते हैं, उनको वोट दें। इसी सूरत में जो है हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो सकता है। नाज़रीन, एहतसाब का अमल चलता रहता है, लेकिन क्या वाकई इससे जो तमाम करप्ट अनासिर हैं उनको सज़ा मिलती है? कि आवाम का पैसा वापस लाया जाता है? कवानीन क्या हैं? इन कवानीन में तरामीम कितनी ज़रूरी हैं? और ये जो आला तरीन एहतसाबी इदारे हैं उनमें तैनातियाँ किस तरह से होनी चाहिए? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर कानूनदान बैरिस्टर मोमिन मलिक। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से। बैरिस्टर मोमिन मलिक साहब, आप ये बता दीजिएगा, कितना ज़रूरी समझते हैं आप तरामीम को जो कि एहतसाबी तमाम तर इदारों के कवानीन में होती हैं, और इसके साथ साथ ये तमाम तर जो महकमे हैं, नैब है, FIA है, पुलिस है, एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट है, क्या इनमें तैनातियाँ आज़ादाना और ख़ुद मुख्तार और शफाफ तरीके से नहीं होनी चाहिए? इदरीस, आपका जो पहला सवाल का 2 हिस्से में मैं जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहला ये कि जो ये इंसाफ के अदारे हैं इनमें जो कानूनी तरमीम होती हैं, कई दफ़ा हमने ये देखा है कि ये कानूनी तरमीम कोर्ट्स, सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स की रोशनी में की जाती हैं। जैसे कि अभी नैब का जो कानून है उसमें बेनामीदार की हद तक तरमीम हुई, उसमें एक सब्जेक्ट वैल्यू की हद तक हुई कि 50 करोड़ से निचले केसेस नैब के इख्तियार में आते हैं। उसके अंदर इंक्वायरीज़ और इन्वेस्टिगेशंस की हद तक कि कब अरेस्ट हो सकता है, कब चेयरमैन नैब का इख्तियार है अरेस्ट करने का, इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट करने के लिए रिपोर्ट दी जाएगी, कॉल अप नोटिस के क्या जो नैब का नोटिस है पहला बुनियादी जिसमें आपको समन किया जाता है उसके क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे,
उनकी हद तक तरमीम करना एक खुशाइन बात है। जहाँ तक ये सवाल का हिस्सा है कि क्या इससे इंसाफ फराहम होता है या नहीं होता, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कुछ जैसे इदारे हैं, अगर हम नैब की बात कर रहे हैं तो नैब के अंदर इन्वेस्टिगेशन विंग अलहदा है और प्रोसिक्यूशन विंग जो कोर्ट को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है वो अलहदा है। जब तक आप ये देखेंगे कि जब तक प्रोसिक्यूटर और या प्रोसिक्यूशन ब्रांच के नुमाइंदों का इन्वेस्टिगेशन के अंदर और इंक्वायरी के अंदर उनको शामिल करने का ट्रेंड नहीं शुरू किया जाएगा तो डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होगी। ये समझना कि नैब के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स अक्ले कुल हैं, प्रोसिक्यूटर भी वही हैं और मुनसिफ भी वही हैं और टिकर चलाने का सबब भी वही बनते हैं कि जब वो ये कह देते हैं कि फ़लाने शख्स ने एक बड़ी सियासी शख्सियत के ऊपर बयान कलमबंद करा दिया और एतराफ़ कर लिया कि अरबों रुपए की रिश्वत ली गई। इसके अंदर हमें ये समझ आता है कि शॉर्ट टर्म टिकर्स चलाने के लिए और शॉर्ट टर्म न्यूज़ बनाने के लिए, सनसनी ख़बरें बनाने के लिए आप इंसाफ की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। किस तरह इंसाफ की धज्जियाँ उड़ती हैं कि आपको एक चीज़ का पता है कि बुनियादी कानून है कि पुलिस या किसी भी कानूनी अदारे के तफ्तीशी के सामने एतराफ़ करने की कोई हैसियत नहीं होती। एतराफ़ तब होता है जब किसी मैजिस्ट्रेट के सामने वो लॉ की मंशा के मुताबिक कलम बंद हो, और कल को अगर पुलिस के सामने या तफ्तीशी के सामने एतराफ़ कर भी लिया जाए तो उससे मुल्ज़िम मुनकर भी हो सकता है कि उसकी एविडेंशरी वैल्यू कुछ नहीं होती। जब तक नैब और कानून साज जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस, FIA, एंटी करप्शन, जब तक वेल ट्रेंड प्रोसिक्यूटर्स की, जिनको इंडिपेंडेंट करने के लिए उनकी तनख्वाहें, उनकी पर्क्स एंड टेन्योर, उनकी जॉब प्रोटेक्शन और जॉब सिक्योरिटी, जब तक स्टेट अपने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के प्रोसिक्यूटर्स को इंक्वायरीज़ और इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बनाते, तब तक आप डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशंस देखते रहेंगे। तब तक आप ये देखते रहेंगे कि जब वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स उन बेचारे प्रोसिक्यूटर्स को कोर्ट के अंदर ऐसे एक ब्रीफ्स ला कर देंगे जिनको वो आला अदलिया के सामने डिफेंड नहीं कर सकते, तो पब्लिक परसेप्शन इन इदारों के ऊपर जो स्टेट के ऑर्गन्स हैं इंसाफ फराहम करने के, वो डिमिनिश होती रहेगी। प्रोसिक्यूटर्स का रोल इंक्वायरीज़ और इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब तक आप नहीं डालेंगे, डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर एक्विटल्स होते रहेंगे। इसको तरमीम के ज़िम्मे में मत देखें, इसको उसमें देखें कि स्टेट की बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बहुत सारे बहरून मुल्क जो अच्छे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ डे 1 से प्रोसिक्यूटर की इन्वॉल्वमेंट या जैसे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट क्राइम की इंक्वायरीज़ और इन्वेस्टिगेशंस के अंदर होती है, ताकि उनको पता हो कि जो अक्यूज्ड के क्या बुनियादी हक हैं और जो अक्यूज्ड बात कर रहा है उसकी एविडेंशरी वैल्यू क्या है। फ़ोटोकॉपीज़ के ये जो पिछली 8 साल की एहतसाब की एक्सरसाइज हुई है इस मुल्क के अंदर, उसके अंदर आप यकीन मानिए कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर फ़ोटोकॉपीज़ की बेसिस के ऊपर, इनडायरेक्ट एविडेंस की बेसिस के ऊपर नैब ने और FIA ने कई हज़ार सफ़ात के ऊपर रेफरेंसेस फाइल किए हैं, जिनके अंदर तमाम किसी भी एक बेसिक लॉयर जिसको इतने साल का एक्सपीरियंस ना भी हो, वो ये कह सकता है उन रेफरेंसेस को पढ़कर कि हर कागज़ इन्होंने इसके अंदर डाल दिया। ये भी नहीं देखा कि क्या ये अक्यूज़ड की फेवर का कागज़ है या अक्यूज़ड के अगेंस्ट है, क्या ये डॉक्यूमेंट लीगली एडमिसिबल है भी कि नहीं। सो इंसाफ फराहम करने के लिए सिर्फ तरमीम को मत देखिए, इसके लिए SOPs भी बनाने ज़रूरी हैं, इसके लिए एक अप्रोच बनानी भी ज़रूरी है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके लिए स्टेट के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को इंगेज और इन्वॉल्व करने की एक बुनियादी ज़रूरत है, जिसको शायद आज की इस नैब की 3 तरमीम जो हुई हैं उनके अंदर आज भी इग्नोर किया गया है। और तब तक इंसाफ की क्वालिटी बेहतर नहीं की जा सकती जब तक फेयर प्रोसिक्यूशन ना दी जाए। और अगर उसके ऊपर फिर एक्विटल है तो फिर इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि अगर 100 को एक्विट करना पड़े और 1 को सज़ा देनी पड़े तो एक्विटल फिर भी बेहतर है। एंड अक्यूज्ड इज़ बाय द एंड ऑफ द डे, एज द लॉ सेज, द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ।
तो उसको इंश्योर करना किसी भी कानून के लिए, सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए अक्विट करना बेहतर है, ना कि एक मासूम शख्स को सजा देते हैं। मोमिन मलिक साहब, आप ये भी बता दीजिएगा तैनातियां कितनी जरूरी समझते हैं आप, क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ केसेस हों वही लोग जब तैनातियां करेंगे इन एहतसाबी इदारों में, तो क्या ये एहतसाब का सारा अमल मशकूक नहीं हो जाता? इदरीस, जो अगर आप मुल्क की एपेक्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी देखें नैब, तो नैब के चेयरमैन की तैनाती नैब के कानून के मुताबिक लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की कंकरेंस के साथ होता है। बहुत अदब के साथ जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बेंच पे ही नहीं बैठना चाहता और सिर्फ चाहता है हर फर्द जो मजलिस शूरा का मेंबर है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे ही बैठना चाहता है और हुकूमत में ही बैठना चाहता है और ऑपोजिशन देना ही नहीं चाहता, और उस कानून के मुताबिक जब चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट होती है उस पे उस शख्स की कोई से ही नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठना चाहता है या फॉर दैट मैटर ट्रेजरी बेंचेस पे बैठना चाहता है। तो फिर जब चेयरमैन नैब तैनात होता है तो वो शायद अपना तनकीद करने का हक खो बैठता है, क्योंकि अंडर द एप्लीकेबल लॉ, अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, अंडर द नैब लॉ, द चेयरमैन नैब इज अपॉइंटेड विद द कंकरेंस ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। तो फिर ये बात तो जब आपने असेंबलियां छोड़ी तो उस वक्त आपके जहन में होना चाहिए था कि बहुत सारे ऐसे अहम फैसले होंगे जिनमें आपकी ना सिर्फ राय जो कि कानून के मुताबिक लाजिम थी लेना वो आप नहीं दे सकेंगे, तो उसके रिप्रिकॉशंस अगर होना हो तो वो तो एक बुरा सियासी फैसला कहा जा सकता है। बट जहाँ तक आप कानून को देखें तो कानून तो फेयर है फॉर द अपॉइंटमेंट and or for the removal of the heads of such like investigating agencies, जैसे कि नैब है कि नैब के चेयरमैन को एक शख्स नहीं भेज सकता, उसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। और आपने पीछे देखा भी है कि जहाँ पर अगर ऐसा कोई प्रेशर अवाम में नज़र आया जो कि किसी भी इदारे के सरबराह पे दिया गया जैसे नैब के, तो उन्होंने इस्तीफ़ा भी हाल ही में दिया। तो इसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। इस पे ये है कि अगर कानून में इस चीज़ की गुंजाइश है नैब के कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड लीडर ऑफ द हाउस कंकरेंस से कैंडिडेट लाएंगे, और अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हाउस में मौजूद ही नहीं है या जो भी फिर मौजूद है या जिसके लिए आप कुर्सी खाली छोड़ के गए हैं, तो फिर जो चेयरमैन नैब बने और फिर जो उनके फैसले हैं उनको आप तस्लीम करें, और अगर फैसले गलत हैं तो अदालतों का से रुजू करें। बैरिस्टर मोमिन मलिक साहब, आप ये भी बता दीजिएगा कि आप क्या, जैसे भी आपने कहा कि प्रोसिक्यूटर्स बहुत ही अहम तरीन ऑर्गन है, लेकिन हम देखते हैं जब एक सियासी जमात की हुकूमत जाती है, नई सियासी जमात की हुकूमत आती है, तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस के लाफसरान हो या एडवोकेट जनरल के लाफसरान हो, उनको तब्दील कर दिया जाता है। बल्कि अभी हमने हाल ही में देखा कि प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब, जो कि पंजाब के महकमा प्रोसिक्यूशन के सरबराह होते हैं और आला-तरीन अदालतों में पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं कानूनी तौर पर, उनको भी जो है वो मुख्तलिफ अदालतों में पेश होने से रोक दिया गया। तो क्या आप समझते नहीं है कि ये प्रोसिक्यूटर्स हों या लॉ अफसरान हों, इनकी तैनातियां गैर सियासी होनी चाहिए? इदरीस, केस का होना एक चीज़ और सज़ा याफ्ता होना दूसरी चीज़। कानून सज़ा याफ्ता शख्स को तो शायद इजाज़त ना दे कि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर बने। हाउएवर, ये जो आप बात कर रहे हैं कि क्या सज़ा अक्यूज्ड जो है जिसका नैब के अंदर केस चल रहा है या FIA में केस चल रहा है, वो इन इदारों के सरबराहों को अपॉइंट करे या ना करे, इसके ऊपर इम्पार्शियलिटी अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो यू आर हेडेड फॉर अ जनरल chaos where the average man on the street thinks कि आपने अपने लिए अपनी मर्जी का अदारे का सरबराह अपॉइंट करवाया और अपने केसेस को माफ़ किया, तो जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है जो इन इदारों के और इस इंसाफ के सिस्टम पे बिक्वीत किया जाता है, जो इसको वो देते हैं, वो ज़ाहिरी तौर पर बहुत डैमेज होता है। और इसके ऊपर एक फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी, नेचुरल जस्टिस, जो एक बुनियादी हर कानून की बेसिक मंशा है, वो सिवियरली कॉम्प्रोमाइज़ होती है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर कानूनदान बैरिस्टर मोमिन मलिक। नाजरीन, बैरिस्टर मोमिन मलिक का यह कहना था कि तरमीम जो है वो हमेशा ज़रूरत होती है, और जब एक तरमीम जो है वो पार्लियामेंट से होकर आती है तो इस पर
जो है वो बहस शायद इतनी ज़्यादा नहीं बनती, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी वाजे किया है कि प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो बड़े अहम तरीन स्टेट ऑर्गन्स होते हैं, एहतसाबी इदारों की रीढ़ की हड्डी होते हैं, और इस सिलसिले में एक तो उनको जॉब सिक्योरिटी फराहम की जाए ताकि उनको ये पता हो कि उनकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, और इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन के साथ पहले दिन से ही प्रोसिक्यूटर को काम करना चाहिए ताकि केस की तमाम तर तफसीलात उसके पास हो। इसके साथ साथ उन्होंने इस अफसोस का भी इजहार किया है कि बहुत से एहतसाबी इदारों ने सिर्फ चंद फोटोकॉपीज पे या नामालूम अफराद की जानिब से दी जाने वाली दरखास्तों पर सफ़ों के सफ़े, पलंदों के पलंदे करप्शन के रेफरेंसेस के और केसेस के बना दिए, लेकिन मामला कुछ और ही निकला। इस सिलसिले में उनका ये कहना था कि तमाम तर जो शवाहद हैं ठोस शवाहद होने चाहिए ताकि जो वाकई हकीकी तौर पर मुल्ज़मान हैं, करप्शन में मुलविस तमाम तर जो मुल्ज़मान हैं उनको करार वाकई सज़ा अदालतों की जानिब से दी जाए। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे अहम तरीन बात यह होती है कि करप्शन में मुलविस जो तमाम तर मुल्ज़मान हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने इसी मामले पर बात की है कि जब एक सियासी जमात की हुकूमत आती है तो करप्शन केसेस खुलते हैं, और जबकि उस मखसूस सियासी जमात की हुकूमत चली जाती है, मुखालिफिन जब बरसरे इक़्तिदार आते हैं तो वो केसेस बंद होकर जो पहले बरसरे इक़्तिदार थी सियासी जमात उनके खिलाफ केसेस खुल जाते हैं और साबका केसेस बंद हो जाते हैं। इस सिलसिले में कानूनी तरामीम क्यों ज़रूरी होती हैं उस पर हमने बात की, और ये तमाम तर बातें हैं जो आम आवाम की बातें हैं, जो कि ज़ुबान खल्क है, जो कि पब्लिक की आवाज़ है, वो हमने आप तक पहुँचाई। इस सिलसिले में कवानीन में तरमीम की ज़रूरत तो हमेशा रहती है, लेकिन सबसे अहम तरीन किरदार आता है तफ्तीशी इदारों का, एहतसाबी इदारों का और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का। इसके साथ साथ एक अहम तरीन नुक्ता आज के प्रोग्राम में ये भी सामने आया कि प्रोसिक्यूशन सबसे अहम तरीन जुज़्व है करप्शन के खात्मे के लिए। नाज़रीन, आवाम जो हैं वो इस सिलसिले में शोर मचाते हैं कि एक सियासी जमात जब आकर केसेस बनाती है लेकिन वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते, जिसकी वजह से आम लोगों का, जिसकी वजह से पब्लिक का एतमाद जो है वो ये तमाम एहतसाबी इदारों से उठता जा रहा है, चाहे वो पुलिस हो, वो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट हो, वो कौमी एहतसाब ब्यूरो हो या वो FIA हो। इस सिलसिले में आम लोग ये कहते हैं कि अगर करप्शन के खात्मे के हवाले से कोई भी हुकूमत नेक नीयती से काम करना चाहती है तो सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि तैनातियाँ जो इन इदारों में की जाती हैं वो शफाफ हों, वो गैर जानिबदार हों, सियासी किसी भी किस्म की मुदाखलत इन एहतसाबी इदारों में ना हो। इसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन को भी जो है पहले दिन से ही वो जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके साथ शामिल होना चाहिए ताकि उस मुतलका केस के तमाम तर जो अमूर हैं, तमाम तर जो पहलू हैं वो मुतलका प्रोसिक्यूटर के इल्म में हो ताकि मुल्ज़मान को किसी भी किस्म की रियायत ना मिल सके। नाज़रीन, करप्शन का खात्मा होगा तभी हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राहों पर गामज़न होगा, और इसके खात्मे के लिए रियासत को, सियासतदानों को, सरकारी अफसरान को, महकमों को, इदारों को और आम लोगों को मिलकर काम करना होगा। शायद इसी सूरत में हमारे मुल्क से करप्शन हकीकी मानों में ख़त्म हो सकेगी। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।